तो चलते हैं बच्चे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है आपके पास, व्हेन द करंट इन अ वायर इज 1 एम्पियर। अगर आपके पास आई की वैल्यू क्या है जी, 1 एम्पियर है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी आपके पास क्या है जी, वो है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास करंट इंक्रीज होकर 5 एम्पियर हो जाए, इफ करंट इज 5 एम्पियर, तो आपने मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ए आपके पास है जी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, डैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चे, आप लोगों को ये एमसीक्यूज करवाने का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है। वो मकसद यह क्या है कि भाई जब आप लोग, वालेकुम अस्सलाम ज़ैद, मकसद यह है क्या है कि भाई जब आप साथ साथ जो है वो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, तो एकदम से जो है आप जब आप एफएससी क्लियर करते हो तो आपका एनएमडी केट का पेपर आ जाता है। अब जैसे आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तो पढ़ा है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और एनएमडी केट की बुक में और एनएमडी केट में इस तरह का एमसीक्यूज आता है। जब आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाए और आपके सामने आ जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं भाई, आज हम इसको इस एमसीक्यूज को, अच्छा फार्मूले से, फार्मूला क्या है जी, तो इस किस तरह से आपने सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला था वो क्या था आपके पास जी, अच्छा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बी पे बिस्मिल्लाह रुकी है तो बी ऑप्शन है जी। और राहत जैसे लोग होते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी सी पे रोका है जो, तो सी आपके पास ऑप्शन है। अब इसको हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है जी, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, और आपको ये पता है भाई जे आपके पास किसके इक्वल है, आई डिवाइडेड बाय ए, जो कि करंट पर यूनिट एरिया। तो आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कांस्टेंट है, चार्ज भी आपके पास कांस्टेंट है, एरिया भी आपके पास कांस्टेंट है, विच मीन डैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टाइम डी आ जाएगा। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। अब फर्दर आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने लिखना है जी I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू VD1 डिवाइडेड बाय VD2। अब I1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 1 आ गई, तो यहां पर 1 आ जाएगा। I2 की वैल्यू क्या है, 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू VD1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और VD2 आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा VD2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आपके पास 6 बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 आ जाएगा। गॉट इट, समझ आया कि नहीं आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। ये अपने जहन में रखना है। एमसीक्यू नंबर 2 क्या है जी, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। आपके पास जो रेजिस्टर ऑफ इंसुलेटर है वो आपके पास इनफाइनाइट होती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 3 आपसे वो पूछ रहा है
सवाल नंबर 3 आपके पास क्या है जी? ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही है और वो आपसे ये पूछ रहे इफ़ द करंट इज़ 5 एम्पेयर, अगर आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एम्पेयर, और आपके पास जो पावर है वो आपके पास है जी 1 वाट। आप लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप लोगों ने कैसे निकालना है? ऑब्वियसली फार्मूले की मदद से निकालोगे। तो मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, आई स्केयर आर। तो यहाँ से आपके पास आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो P डिवाइडेड बाय आई स्केयर इज इक्वल टू आर। तो ये बन जाएगा P की जगह पर 1 और आर स्केयर की जगह पर 5 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 और ये 0.04 बन जाएगा। ठीक है, ओम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चे। आगे मेरे पास जो है वो मेरे पास ईवीडी, इसको फोर्स की एक्सप्रेशन है। हाँ, सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 6 के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि ये आपके एनएमडी गेट के टेस्ट में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ resistivity and conductivity is ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ जाएगा, और वो है आपके पास आर वी आर। ऑप्शन नंबर बी वी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ जाएगा टी, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव। कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की आपके पास यूनिट क्या होगी, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि रेजिस्टिविटी मेरे पास उसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट तो आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है जी, ओम सिग्मा, और सिग्मा की यूनिट क्या होती है, ओहम मीटर। ओम मीटर आपके पास इसकी यूनिट होती है। और 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी मेरे पास कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी मेरे पास जी से डिनोट करते हैं, और वो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर डिवाइडेड बाय ओम मीटर। तो ये कैंसिल, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, नो यूनिट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगली चीज मेरे पास आ गई, सिल्वर बैंड शोज द टॉलरेंस ऑफ वर्ड। सिल्वर की आपके पास टॉलरेंस कितनी होती है, कोई ऑप्शन नहीं। सिल्वर की आपके पास कितने % टॉलरेंस होती है, जल्दी से बताओ बच्चे। गोल्ड की कितनी होती है, सिल्वर की कितनी होती है, और नो कलर की कितनी होती है। सिल्वर की कितनी होगी आपके पास, तो मैं सालन पकाया ना, बड़ा खाओ ना, बड़े मजे से सालन है। सिल्वर की बची आपके पास जो है वो 10% होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं बच्चे। तो सवाल नंबर 9, हाँ हाई देन कोल्ड होती है। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मिस्टर विद, कैसा पके मुंह, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट are very accurate for measuring of low temperature, are very accurate for measuring of low temperature, measuring of low temperature। कि थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 10 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी
20 केल्विन, 30 और 40। 20 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 30 केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी 40 केल्विन। तो आप लोगों ने याद रखना, थर्मिस्टर जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो मेजर करता है वो आपके पास 10 केल्विन का होता है। इसी वजह से मैंने आपको ये एमसीक्यूज लिखवाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और वो है कि जी अ चार्ज ऑफ 90 कूलम। चलो भाई, अगला एमसीक्यूज कौन सा है जी? अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पास 12 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 12, चार्ज आपके पास कितना आ गया? 90 कूलम। अच्छा जी, और आपके पास टाइम क्या आ गया? 15 मिनट। टी आपके पास कितना आ गया? 15 मिनट। और आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू आपने निकालनी है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 0.1 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, और वो कितना है जी? 1.5 मिली एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 1.5 मिली एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0.5 एम्पेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 2.5 मिली एम्पेयर। तो चार ऑप्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? ये भी आपके पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है जी? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? 90, और टी की जगह पर आ जाएगा 15 मिनट है, तो आपने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 1s आर 3, 3 5s आर 15। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, और 1 डिवाइडेड बाय 10 मेरे पास बनता है जी 0.1। तो ये 0.1 एम्पेयर आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने जहनों में रखने हैं। इनको करने का मकसद ये है ताकि आप लोग जो है वो आप लोगों की न्यूमेरिकल करने की आदत भी बन जाए जी। अच्छा जी, और अगला एमसीक्यूज उसमें ये बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगले एमसीक्यूज में उसने रेजिस्टिविटी की वैल्यू पूछी है। तो रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या होता है जी? आर ए डिवाइडेड बाई एल, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन होती है। सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और इसके ऊपर भी मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ। सवाल नंबर 15 आपके पास क्या है जी? A wire of uniform cross sectional area A, resistance L और length L is cut into two equal parts। अच्छा जी, आपसे वो कह रहे हैं एक वायर है जिसकी लेंथ आपके पास L है, एरिया आपके पास A है, और उसकी रेजिस्टेंस आपके पास R है, और आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो। 2 इक्वल पार्ट्स में आप लोग कट करते हो। तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी विल बी, रेजिस्टिविटी विल बी, तो रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए डबल, हाफ, सेम और 1/4। डबल, ऑप्शन नंबर बी हाफ, ऑप्शन नंबर सी सेम एंड ऑप्शन नंबर डी 1/4। हाँ बच्चे, राहत इसका आंसर दो। आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन क्या आता है? जल्दी से बताओ। अब ये नहीं बोलेगी। ऑप्शन नंबर बी डबल। हाँ गुड। तो तुम बताओ भाई। हाँ भाई, और बच्चे मशिल ज़ारा आप बताओ बच्चे, और इसके अलावा और कौन कौन है? राहत ने कह दिया हाफ आ गया, ठीक है जी। बाकी बच्चे आप लोग भी बताओ। तो रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होगी? आप लोगों ने इस चैप्टर को एक दफ़ा पूरी तरह से पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने इसकी NMD गेट की तैयारी की है। आज आप MCQs कर रहे हो, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी तैयारी है, कि आप इस काबिल हैं कि आप लोगों को NMD गेट का टेस्ट देना चाहिए या और तैयारी करनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर दो। बाकी अब ये आंसर नहीं देंगे, अब ये चुप होके बैठे रहेंगे। जल्दी करो।
नहीं जी, ये नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं देंगे। तो सर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें, ये छोड़ो। अच्छा, डबल, हाफ, सेम। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, जो लोग कहते हैं हाफ है जो भी है उनको रेडी लगानी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन आपके पास सेम आता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपके पास एटम पे डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास ये एक वायर है, अगर ये कार्बन की बनी हुई है, अगर मैं इसको काट भी दूं फिर भी ये कार्बन की ही वायर रहेगी, गोल्ड की नहीं हो जाएगी। रेजिस्टिविटी आपके पास एटम्स पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा एटम जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो आप लोगों को जाकर बर्तन धोने चाहिए। अच्छा, वही आप लोगों के लिए है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जाउल्स हीटिंग लॉ के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला करेक्ट है? सवाल नंबर 17 है आपके पास। फार्मूला ऑफ जाउल्स हीटिंग लॉ फॉर जाउल्स, जाउल हीटिंग लॉ। तो जाउल हीटिंग लॉ के लिए आपके पास फार्मूला क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, एच इज इक्वल टू आई आर टी। ऑप्शन नंबर बी, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। ऑप्शन नंबर सी, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर स्क्र टी। एंड ऑप्शन नंबर डी, एच इज इक्वल टू आई आर स्क्र टी। तो क्या आता है जी? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके लिए, आपके पास? एच इज इक्वल टू आई आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर स्क्र टी, एंड एच इज इक्वल टू आई आर स्क्र टी। तो जाउल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला कौन सा, जल्दी से बताओ बच्चे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। गुड, वेल डन। आगे चलते हैं। अच्छा जी, बाकी तो आपके पास ये सेम सेम है। तो एक सवाल है जी, सवाल नंबर 25। 25 आपके पास आ गया। देयर आर थ्री बल्ब्स। कितने बल्ब्स हैं? 60 वाट। दूसरा कौन सा है जी? 100 वाट। और तीसरा आपके पास आ जाएगा 200 वाट। तीन बल्ब हैं आपके पास। विच बल्ब हैज थिकनेस फिलामेंट? विच बल्ब हैव, साइलेंस प्लीज, नो, नो डिस्टर्बेंस। विच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट? थिकेस्ट फिलामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ गया? 60 वाट। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या आ गया? 100 वाट। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ गया 200 वाट। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा नॉन। तो आपके ख्याल में कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा? इनमें से कौन सा बल्ब ऐसा है जिसकी फिलामेंट मोटी होती है, थिक होती है? तो वही आप सबको पता है कि भाई अगर आपके पास जो पावर है, पावर का फार्मूला क्या है आपके पास? P इज इक्वल टू वी स्क्र डिवाइडेड बाय आर। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर आपके पास सबसे कम हो जाएगी। और आपको ये पता है कि भाई मेरे पास जो बल्ब है 200 वाट, 200 वाट, इसकी जो फिलामेंट है वो सबसे ज़्यादा मोटी होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आपके पास आ रही है, ये ज़्यादा एनर्जी को गेन कर रहा है, तो इसको बियर करने के लिए आपके पास ज़्यादा जो इसकी फिलामेंट है आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको, ताकि आप लोग इसको ठीक तरह से कर सको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ मेजर इन व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास किस में मेजर की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 28। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल